दोस्तों नमस्कार। एमएसपी न्यूज़ आर्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर भारद्वाज और इस वक्त हम हैं मऊ में और हमारे साथ हैं मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन राजभर जी। आइए हम आपका इनसे परिचय करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज जातियों की पार्टियां जो बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एमएसपी न्यूज़ आर्मी का कि आज आपने अपने स्टूडियो में हमको बुलाया और अपना बात रखने का, पक्ष रखने का मौका दिया। जहाँ तक प्रश्न है जातियों की पार्टियां क्यों बन रही है, देखिए, जातियों की पार्टियां बनने के पीछे जो मुख्य जो कारण है, प्रत्येक जाति में कुछ लोग संपन्न लोग हैं और बहुत बड़ी आबादी विपन्न है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, आर्थिक रूप से काफ़ी वो लोग कमज़ोर हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर और आर्थिक रूप से संपन्न एक ही जाति में दो प्रकार के लोग हैं। एक वह लोग जो ठेकेदार हैं, पट्टेदार हैं, अच्छी खासी ज़मीन के मालिक हैं, जिनके पास पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है और तमाम तरीके के दसों प्रकार के आमदनी के जरिया हैं। एक वह लोग हैं और उसी जाति में एक बहुत बड़ी आबादी जो आर्थिक रूप से एकदम विपन्न है, जिनके बच्चे कायदे से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके पास सुबह और शाम भोजन कैसे मिलेगा उसका कोई रास्ता नहीं है, जो भूमिहीन है, कोई व्यवसाय नहीं है, न उनको बैंक ऋण देगा, न उनको पड़ोसी ऋण देगा, कर्ज देगा, हर तरीके से लाचार, जो सिर्फ अपना श्रम बेच कर के जिंदा हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है। इस तरीके से एक ही जाति का संपन्न व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति का राजनीतिक शोषण करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए वह जाति की पार्टी बनाता है। और जाति की पार्टी बनाने के लिए कैसे बनाता है, कैसे बनाएगा वो? जाति की पार्टी तब तक नहीं बन सकती है जब तक एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ गोलबंद न किया जाए। ये नियम है, द्वंद्व का नियम है, विरोधी तत्वों का नियम है। कोई जाति तब तक गोलबंद नहीं हो सकती है जब तक कि दूसरी जाति के खिलाफ उसको भड़काया न जाए। सारे राजनेता जो भी जाति की पार्टी बनाए हैं, अपने हित को साधने के लिए अपनी बिरादरी के गरीबों को दूसरी बिरादरी के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि आपका हक हिस्सा फलाना जाति ने मार दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के यही कैंपेन किया था। और क्या कैंपेन किया? कहा कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सबका हक मार लिया, दलित समाज ने सबका हक मार लिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यादव ने सबकी ज़मीन छीन लिया? क्या यादव ने सबका जो है व्यवसाय छीन लिया? क्या यादव ने सबकी नौकरियां छीन लिया? क्या यादव ने सब सारे जो है राजनीति का रिजर्वेशन छीन लिया? सारे विद्यालयों पर कब्जा कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है। सेम उसी तरीके से दलित समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया, कैंपेन किया उसमें 2014 के चुनाव में, और कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जात के लोगों ने विकास किया। उनकी सरकार थी तो उनके गांव का विकास हुआ, उनको नौकरी दी गई, उनको ठेका पट्टा दिया गया, उनको फायदा हुआ, बाकी सारी जातियों को हाशिए पर ला दिया गया। ये जाति गोलबंदी जो की गई, दूसरे समुदाय के लोगों, दूसरी जातियों को उनके खिलाफ भड़काया गया और भड़का करके गोलबंद करके वोट हासिल कर लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिए। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक दो जातियों के खिलाफ बहुत सारी जातियां गोलबंद हो गई
और गोलबंद हो गए तो भाजपा के खेमे में चली गई। इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी 2002 में पार्टी बनाए। उस समय की उनके भाषण है, मुर्गी चरे भरौटी में, अंडा दे चमरौटी में। ये ओम प्रकाश राजभर का भाषण था। इस हद तक नीचे गिर करके उन्होंने भाषण दिया। मतलब, और उन्होंने कहा चमार और भर भाई मिल के मछली बांटे मारे और सारी मछली भर खा गए, और चमार खा गए और भर नहीं पाए। ये सब है। मैं कहना चाहता हूँ सेम तरीके से संजय निषाद, इसी तरीके से पटेल की पार्टी बना ले अनुप्रिया पटेल। सारी जातियों की जितने नेता हैं अपनी जाति को गोलबंद करने के लिए, अपनी जातियों के गरीबों को गोलबंद करने के लिए दूसरी जात को टारगेट पर रखते हैं। तो उस जात का, अपनी जात के गरीबों का उत्थान उनका मकसद नहीं है। इन जातियों को, गरीबों को संगठित करके अपनी राजनीतिक जो है ताकत खड़ी करना और उन जातियों को बेच देना, उनके बल पर सांसद, विधायक, मिनिस्टर बनना, यही उनका लक्ष्य रहा है। और सभी की हिस्ट्री देखेंगे तो यही है। अच्छा, ये जो जातिगत पार्टियां बन रही, इससे किसका हित हो रहा है? जातिगत पार्टियों के बनने से जो जाति का नेता है उसका फायदा है। वो सांसद बना, मिनिस्टर बन जाएगा और संसद मिनिस्टर बनकर जाके थोक के भाव बेच देगा। 100 करोड़ इधर से मिल गया भाजपा से तो भाजपा को बेच दिया, 500 करोड़ उधर से मिल गया तो उसको जाके बेच दिया। हमारे पास ये अपनी बिरादरी का इतना वोट है, हमारे पास इतनी बिरादरी कितनी संख्या है, इसलिए हमारी ये कीमत है। तो बिरादरी की कीमत वसूलते हैं सब, और वसूल करके अपने दौलत का पहाड़ बना लेते हैं और समाज को हाशिए पर ला देते हैं। यहाँ तक हाशिए पर ला देते हैं कि एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को देखना नहीं पसंद करती, लड़ाई झगड़ा पे उतर आती है, मारने को, सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी बिरादरी का व्यक्ति, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव हो, राजभर हो, चमार हो, कोई भी बिरादरी का हो, XYZ, और किसी धर्म का व्यक्ति हो, जब जीवन के हर क्षेत्र में आप सब्जी लेने जाते हैं तो सस्ती सब्जी और बढ़िया सब्जी कहाँ मिलेगी, वो दुकान देखते हैं। डॉक्टर ढूंढने जाते हैं इलाज कराने के लिए तो बढ़िया डॉक्टर कैसे मिलेगा, उस डॉक्टर की तलाश करते हैं। बिरादरी का डॉक्टर तो नहीं ढूंढते हैं। सही बात। बढ़िया डॉक्टर और सस्ता और डॉक्टर को मिल जाए जो सस्ते में इलाज कर दे, उसकी तलाश करते हैं। जब अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बेहतर टीचर, बेहतर शिक्षक की तलाश करते हैं कि कौन हमारे बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे सकता है, सस्ती शिक्षा दे सकता है, आप उसकी तलाश करते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब आप चुनाव करने जाते हैं तो बेस्ट का चुनाव करते हैं, और जब राजनीति में जाते हैं तो बिरादरी का गोबर भी उठाते नहीं, सर पर बिठाने के लिए तैयार हैं, और बिरादरी का डाकू भी सर पर बिठाने के लिए तैयार है, 420 भी सर पर बिठाने के लिए तैयार है। और यही नेता सिखाता है, बेशर्मी से सिखाते हैं कि हाई तो तुम्हारे बिरादर ने, बिरादरी का डाकू भी है तो सही है, बिरादरी का व्यभिचारी भी है तो सही है, लुटेरा भी है तो सही है। ये कौन सिखाता है? ये उस जाति के नेता सिखाते हैं अपनी जाति के गरीबों को। तो इससे नुकसान उस जाति के नेता का है और उस जाति के गरीब का नुकसान है। तो प्रत्येक जाति की पार्टी में जो जाति का नेता है वो फायदा ले रहा है इसका, और उसी जाति का गरीब का वो शोषण कर रहा है। तो गरीब और अमीर की लड़ाई है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये जाति की लड़ाई है? चुनाव जाति की लड़ाई नहीं है,
चुनाव में जाति को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जात की लड़ाई कहीं नहीं है। कैसे लड़ाई है जात की, बताइए? जात की लड़ाई कैसे हो सकती है? एक ही जात का 100 एकड़ का मालिक, एक उसी जात का व्यक्ति कारखानेदार, उसी जात का व्यक्ति स्कूल का कॉलेज का मालिक, उसी जात का व्यक्ति हॉस्पिटल का मालिक। क्या कोई जात का नेता, आप तमाम सारे मऊ में नेता हैं जात के ठेकेदारी लेकर के पूरे अगल बगल देख लीजिए, क्या अपने जात के किसी गरीब को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ने देते हैं? एंट्री नहीं लेने देंगे, फीस नहीं होगा तो नाम काट करके निकाल देंगे। अपने अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते हैं। उनका गाड़ी घोड़ा भी उनके अपने जात के गरीबों का काम नहीं आएगा। उनका जो है जमीन उनके काम में नहीं आया। उनका बंगला 50 बंगले पड़े हैं, ताला मार के रखे हैं, लेकिन उसी जात का जो उनका झंडा ढोता है, उनका डंडा ढोता है और कह दे कि मैं लखनऊ में रहने वाला हूँ, मेरा बेटा पढ़ने वाला है, आप ज़रा हमारा अपने बंगले की चाबी दे दीजिए, तो कहेंगे तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि तुमने ये मांग लिया? न उनकी गाड़ी एक दिन उनके काम में आएगी, न उनका गोदाम का अनाज उनके एक दिन काम आएगा, न उनका कपड़ा उनके काम आएगा, न उनका स्कूल कॉलेज उनके काम आएगा। तो किस बात का रिश्ता, किस बात का संबंध है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक जात का अमीर अपने ही जात के गरीब का खून चूस रहा है। दोहन शोषण छोड़ दिए, खून चूस रहा है, इंजेक्शन लगा के खून निकाल रहा है। तो ये जो है जात की लड़ाई नहीं है, बल्कि गरीब और अमीर की लड़ाई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सरकार की आर्थिक नीति क्या है, इस पे थोड़ा सा। सरकार की आर्थिक नीति आंखों से एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जिसके आंख पर जात का पर्दा पड़ा है उसको नहीं दिखाई देगा। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार स्कूल खोलती है तो क्या किसी जात के लिए खोलती है? प्रेजेंट में मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, है ना? क्या कोई ऐसा पूरे प्रदेश में स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, महाविद्यालय खोल सकते हैं जिसमें सिर्फ ठाकुर पढ़ेगा? कोई अस्पताल खोल सकते हैं जिसमें ठाकुर का इलाज होगा? कोई रोड ऐसा बना सकते हैं जिस पर सिर्फ ठाकुर चलेंगे? जब कोई काम आप जाति बिरादरी के लिए नहीं कर सकते हैं तो जाति बिरादरी के आधार पर आप राजनीति क्यों? मैं बताना चाहता हूं, सरकार की नीति जो होती है वर्गीय हित में होती है। वर्गीय हित का मतलब होता है एक वर्ग, समाज में दो वर्ग है, एक संपन्न संपत्तिवान वर्ग है, दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग है। और प्रत्येक जात में है, प्रत्येक धर्म में है, दो प्रकार के वर्ग मौजूद हैं। और इन दोनों वर्गों द्वारा इन दोनों वर्गों की आपस में द्वंद्व है, लड़ाई है। गवर्नमेंट नीति जो बनाती है, मैं इनको पर्दाफाश करना चाहता हूं इन लोगों की नीति का। सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का अब पढ़ाई जो है सेमेस्टर वाइज होगी। एक साल में 2 बार नाम लिखाएंगे, एक साल में 2 बार परीक्षा शुल्क देंगे, एक साल में 2 बार किताबें खरीदेंगे, एक साल 2 बार कॉलेज स्कूल में गार्जियन दौड़ के भाग के जाएगा। आप बताइए, यादव का कॉलेज है तो क्या यादव गरीब का बच्चा शोषण नहीं होगा उसमें? राजभर का कॉलेज है तो क्या राजभर के बच्चे का शोषण नहीं होगा उसमें? क्या ठाकुर ब्राह्मण का कॉलेज है, भूमिहार का कॉलेज है, क्या उसका शोषण, उस भूमिहार ठाकुर ब्राह्मण गरीब बच्चे का शोषण नहीं होगा? जब सरकार ये नीति बना रही है कि जितने कॉलेज स्कूल बनाने वाले उनका फायदा होगा और जो पढ़ने वाले उनका शोषण होगा, तो जात की बात यहाँ कहाँ आ गई? जितने प्राइवेट नौकरियां होगी, जो नौकरी करने जाएगा किसी भी जात का होगा, उसकी कोई गारंटी नौकरी की नहीं होगी। जब चाहेगा लात मार के हटा दिया जाएगा। तो किस बात के लिए जातिवाद है? प्रत्येक सरकार ने प्रत्येक विभाग को निजीकरण किया
तो ये थोड़ी ना नीति बनाया है कि ठाकुर का बेटा जाएगा तो उसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और बाकी लोग जाएंगे तो उनको जो है प्राइवेट नौकरी मिलेगी। ऐसा तो नहीं है। रेलवे अगर निजी हो गया तो सभी के बच्चों के लिए निजी ही, प्राइवेट में ही नौकरी करनी पड़ेगी, चाहे किसी जाति धर्म का हो। तो सरकार जो नीतियां बनाई है एक वर्ग के हित में, यानी अमीरों के हित में बनाई है। किसी जाति का अमीर उसका लाभ लेगा और किसी भी जाति धर्म का गरीब उसका शिकार होगा। जब सरकार की आर्थिक नीति वर्गीय हित में है तो जाति की पार्टी क्यों? मात्र इसलिए कि प्रत्येक जाति के ठेकेदार अपनी जाति का शोषण करना चाहते हैं, खून चूसना चाहते हैं और जाति के नाम पर लोगों को बांट करके एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। यही है राजनीतिक पार्टियों के, जातिवादी राजनीतिक पार्टियों के विकास का कारण। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन राजभर जी, और बहुत बेबाकी से इन्होंने जातिगत मुद्दों पे अपने पक्ष को रखा। मैं शेखर भारद्वाज, कैमरामैन गुलशन जी के साथ।